हेलो, स्वागत है आप सभी का फिर से इंद्रधनुष किस्सा घर में। तो अभी तक आपने इस कहानी में देखा कि कैसे एक यूपीएससी एस्पिरेंट बच्चा दिल्ली में अपने सपनों का महल संजो कर आता है। यहाँ आकर कैसे उसके सपने एक-एक करके कुछ चूर होते हैं और कुछ अभी भी बाकी हैं, इसको लेकर वह कैसे आगे बढ़ता है। तो कहानी में आगे बढ़ते हैं। अब संतोष अपने सपनों के नगर मुखर्जी नगर में खड़ा था। चारों तरफ सफल अभ्यर्थियों के पोस्टर ही पोस्टर। इनकी सफलता का शिल्प रचने वाले महान कारीगरों के नामचीन कोचिंग के होर्डिंग्स, भिन्न भिन्न मुद्राओं में बातचीत और चिंतन कर आ जा रहे भविष्य के सिविल सेवक। जूस की दुकान पर सूखे और बाढ़ की चर्चा, चाय की दुकान पर जीडीपी पे बहस, कोचिंग से छूटे किताब से भरे बैग वाले छात्र का तुरंत किताबों की दुकान पर ये दिल मांगे मोर टाइप से किताब ढूंढना, ठीक वैसी नज़र से जैसे बगुला सागर में मोती ढूंढ रहा हो। पराठे की दुकान पर आतंकवाद से निपटने की चर्चा। ऐसा अद्भुत नगर था मुखर्जी नगर। अभी अभी मुखर्जी नगर उतरा संतोष, जो अपने दिल में तैयारी का एक दिया लेकर उतरा था। ऐसे दृश्यों को देखकर अब वो कुछ ही पल में मशाल बन चुका था। बिजली के खंभों और पेशाब घरों में लगे 1 से 900 रैंक तक के सभी सफल छात्रों के पोस्टर में संतोष खुद को महसूस कर रहा था। वह इस नई दुनिया का हिस्सा बनकर गौरवान्वित था। 10 से 15 मिनट तक इस एहसास को पी लेने के बाद उसने अपने फ़ोन में एक नंबर डायल किया। हेलो, हाँ राय साहब नमस्कार, हम संतोष बोल रहे हैं, यहाँ मुखर्जी नगर पहुँच गए हैं, संतोष ने कहा। उधर से राय साहब की आवाज़ आई। स्वागत है भाई, कहाँ पर है अभी आप खड़ा? जी ये बत्रा सिनेमा के ठीक सामने खड़े हैं, एक ठो जूस का दुकान है उसी के पास है, संतोष ने इधर उधर नज़र टटोलते हुए कहा। बस 10 मिनट रुकिए, हम वहीं आते हैं, कहकर राय साहब ने फ़ोन काटा। संतोष की राय साहब से मुलाकात बोकारो की एक शादी के दौरान हुई थी। राय साहब ने तभी संतोष को अपना पता ठिकाना और नंबर देते हुए कहा था, अगर दिल्ली में मन हो तैयारी करने का तो ज़रूर बताइएगा। राय साहब का पूरा नाम कृपा शंकर राय था। वे मूलतः यूपी के गाजीपुर से थे। राय साहब पिछले 5 साल से मुखर्जी नगर में तैयारी के लिए रह रहे थे। पिछले साल ही उन्होंने अपने तीसरे प्रयास में आईएएस की मुख्य परीक्षा दी थी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से इतिहास में एमए करने के बाद उन्होंने बीएड भी कर रखा था। किसान परिवार से थे, पर किसानी ठीक ठाक थी। पिता खेतीबाड़ी से मजबूत थे। कृपा शंकर के झड़ते बाल और तेजी से लटकती झुर्रियों के अदब में साथ ही उन्हें राय साहब कहते थे। अरे लीजिए, आ ही गए आप भी आईएएस बनने, सामने से आते ही संतोष को गले लगाते हुए राय साहब ने कहा। देखिए अब आपकी शरण में है, जो बना दीजिए, आईएएस या आईपीएस, संतोष ने अपनी चॉइस बताते हुए कहा। बातों से स्पष्ट था वह राजस्व सेवा में नहीं जाना चाहता था। 5 फीट 6 इंच अंडर शर्टिंग किए हुए, खुद से सिलवाया हुआ सफ़ेद और फिरोजी चेक की शर्ट और काली पैंट पहने, बड़ा बकलस वाली बेल्ट, बिना फ्रेम का चश्मा लगाए हुए और पैरों में सफ़ेद मोजे पर अपनी साइज से 2 नंबर का ज़्यादा लाल कलर का फ्लोटर पहने राय साहब एकदम 2007 मॉडल अरस्तु लग रहे थे। चलिए रूम पर चलते हैं, राय साहब ने हाथ से इशारा करते हुए कहा। हाँ चलिए देखें आपका महल, संतोष ने भरे उत्साह से कहा। महल नहीं कुटिया कहिए, तपस्या करना होता है, राय साहब ने मुस्कुराते हुए कहा। कहाँ रूम है आपका, संतोष ने पूछा। बस यहीं 5 मिनट में नेहरू विहार में है, चलिए ना पैदल ही पहुँच जाएंगे, राय साहब ने कदम बढ़ाते हुए कहा। अच्छा ये सब इलाका मुखर्जी नगर में ही है ना, संतोष ने पूछा। जी यहाँ सारी कोचिंग है और बस नाले के पास सटा हुआ है नेहरू विहार, सब एक ही एरिया है। नाले के पार, संतोष ने नाक सिकोड़ते हुए कहा। घबराइए नहीं, उस पर पुल बना हुआ है, नाला तैर कर नहीं जाना है, राय साहब ने कहा। दोनों ठहाका मारकर हंसने लगे। संतोष राय साहब की वाक्पटुता पर मोहित होने लगा था। मन ही मन सोचा, ये होती है खास बात आदमी में, ऐसे नहीं मेंस दे दिया है आईएएस का। संतोष वाला बड़ा बैग दोनों हाथों से पकड़े, छोटा वाला पीठ पर लटकाए राय साहब के साथ चलने लगा। तैयारी करने के लिहाज से 5 साल जूनियर होने के कारण उसने खुद से सीनियर राय साहब को बैग पकड़ने के लिए देना उचित नहीं समझा। दूसरी तरफ पहले से ही कपार पर ज्ञान का बोझ उठाए राय साहब ने अपनी तरफ से अतिरिक्त बोझ उठाना जरूरी नहीं समझा। कुछ ही मिनट में दोनों नाला पार कर नेहरू विहार के फ्लैट नंबर 394 के नीचे पहुंच गए। संतोष ने मकान देखते ही कहा, महाराज एकदम झकास है राय साहब, पूरा ले लिए हैं क्या? राय साहब ने मुस्कुराते हुए कहा। अंदर तो आइए, ऊपर 3rd फ्लोर पर है अपना, इसमें 4 फ्लोर है, 8 लड़का रहता है, सब फ्लोर पर 25 गज का एक कमरा है।
देखिएगा थोड़ा सीढ़ी पर सर बचा कर चढ़िएगा। कितने का है राय साहब का मरवा? संतोष ने पूछा। 4000 प्लस बिजली पानी है संतोष जी, राय साहब ने आंखें तरेर कर बताया। ऊपर कमरे तक पहुंचते संतोष का दम फूल चुका था। इतना भारी बैग लेकर चढ़ना एवरेस्ट की चढ़ाई जैसा था। दम्मे के मरीज की तरह हाँफ रहा था बेचारा। राय साहब ने ताला खोला और दरवाजे को अंदर की तरफ धकेला। घुसते ही संतोष को एक ऐसी गंध आई जिसे उसने इससे पहले कभी महसूस नहीं किया था। एकदम नया घिनहा फ्लेवर था। दुर्गंध में भी इतनी वैरायटी होती है, संतोष ने यह अभी अभी जाना था। ऐसी दुर्गंध भागलपुर सब्जी मंडी में बरसात के दिनों में भी नहीं सूंघी थी उसने। उबकाई आने लगी, पर मजबूरी में अगले ही क्षण उसने अपने स्नायु तंत्रों पर नियंत्रण कर उस दुर्लभ दुर्गंध में अनुकूलता बिठाकर खुद को एडजस्ट कर लिया था। दिल्ली उतरते ही समझौतावादी हो गया था बेचारा संतोष। आपको कुछ महका क्या संतोष भाई? राय साहब ने संतोष को नाक सिकोड़ते देखकर ही पूछा। नहीं नहीं, रूम बंद होगा ना इसलिए, वैसे ठीक है, संतोष ने नाक पर एक हाथ फिराकर कहा। अरे जब आपका फ़ोन आया था ना, तब हम खाना का टिफ़िन खोले थे, ऐसे ही खुला छोड़ निकल गए, वही थोड़ा स्मेल मार रहा है, राय साहब ने टिफ़िन को चटाई से हटाते हुए कहा। संतोष के लिए सोचना लाजमी था कि जब खाना ऐसा गंध कर रहा है तो बाथरूम की दशा क्या होगी। संतोष को रूम पर बिठाकर राय जी दूध का पैकेट लाने नीचे चले गए। संतोष ने कुर्सी पर बैठे बैठे एक नज़र उस पूरे कमरे पर दौड़ाई। दरवाजे से घुसते ही बाईं ओर दुर्लभ शौचालय था। उसकी दशा देखकर कोई भी राय साहब के सामाजिक दायरे का अंदाज़ा लगा सकता था। दुर्गंध बता रही थी कि दिन भर में कम से कम 15 लोग जरूर उस बाथरूम में मूतने जाते होंगे, और वो भी बिना पानी डाले। बाथरूम से बाहर एक बेसिन था जिसमें नल के पास चप्पलें खोसी हुई थी। पान की पीक और गुटखा ऐसा अटा पड़ा था जैसे चौरसिया पान भंडार का पिछवाड़ा हो। किचन में अखबार और जूते रखे हुए थे। चूंकि खाना टिफ़िन का आता था, सो वहाँ कुछ और रखने का मतलब भी नहीं था। कभी कभार इमरजेंसी के लिए एक छोटा सिलेंडर और कुछ समझ नहीं आने वाली सामग्री एक कोने में रखी हुई थी। कमरे के अंदर एक कोने पर एक रैक में मोटी मोटी विशालकाय किताबें रखी हुई थी। एक रैक के निचले शेल्फ में NCERT की किताबें और उसके ऊपर बादाम का डब्बा रखा हुआ था। दूसरे शेल्फ पर घी की शीशी, बनफूल तेल, इसबगोल की भूसी और बाल झड़ने की कुछ दवाइयाँ रखी हुई थी। ऊपर के शेल्फ पर एक बड़ा सा दर्पण, पतंजलि का फेस वॉश, पतंजलि का मुरब्बा, पतंजलि का दंत कांति टूथपेस्ट, पतंजलि का आंवला जूस, मुल्तानी मिट्टी, घृतकुमारी तेल और पतंजलि की अजवाइन एवं हरड़ पाचक रखे हुए थे। पतंजलि के इतने सारे प्रोडक्ट देखकर कोई भी कह सकता था कि शायद पतंजलि का UPSC के साथ कोई व्यापारिक करार हुआ हो। बेड से सटे टेबल पर पत्र पत्रिकाओं का एक बड़ा सा टीला खड़ा था। दीवार पर एक तरफ भारत और विश्व के नक्शे चिपके हुए थे और उन पर कई विशेष जगहों पर लाल लाल हरे स्केच से गोले किए हुए थे, जैसे किसी गड़े खजाने की खोज का मिशन हो। दीवार पर एक तरफ हनुमान जी और माँ काली की बड़ी सी तस्वीरें ब्लैक टेप से चिपकाई गई थी। बेड के सिरहाने 15-20 पन्नों से लिखे सिलेबस को साटा गया था। जो जगह बची हुई थी वहाँ मुख्य खबर वाली अखबार की कतरन को साट दिया गया था। पूरे कमरे को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे पहाड़ी दवा खाने वाले वैद्य का तंबू हो। 25 गज के इस कमरे में बेड, मेज, कुर्सी, रैक समेत बाकी सामान रखने के बाद बस इतनी ही सी जगह बची थी कि जहाँ संतोष ने अभी अभी अपना बैग रखा था। संतोष ने मन ही मन सोचा, सचमुच तपस्या कर रहे हैं लोग यहाँ। चलिए पहले आपको मस्त अदरक वाला चाय पिलाते हैं, दूध का पैकेट लेकर आए राय साहब ने कहा। लाइए हम बनाते हैं, संतोष ने औपचारिकतावश बोल दिया। अरे नहीं महाराज, आप जाइए जल्दी फ्रेश हो लीजिए, बाथरूम में देखते हैं हम पानी आ रहा है कि नहीं। कहते हुए राय साहब ने बाथरूम में नल चलाया। पानी आ रहा था। संतोष बाथरूम जाने के नाम से ही सिहर गया था। मन ही मन सोचा, भला इस बाथरूम से कोई फ्रेश होकर कैसे निकल सकता है। बस हम ब्रश कर लेते हैं, कहकर संतोष बेसिन पर ही मुंह धोकर वापस कुर्सी पर बैठ गया। तब तक चाय बन गई थी। आइए चाय लीजिए, बिस्कुट दूं क्या? राय साहब ने प्रश्नवाचक मुद्रा में पूछा। नहीं, बस चाय ही रहने दीजिए, संतोष ने समझते हुए कहा। और बताइए कैसी रही यात्रा, कैसा लगा है दिल्ली आपको? राय साहब ने इत्मीनान से बेड पर बैठते हुए पूछा। बढ़िया रहा, ट्रेन भी बस 2 ही घंटा लेट था, यहाँ पर आने में भी कोई दिक्कत नहीं हुआ। हाँ साला यहाँ का बुढ़ा लोग बड़ा हरामी टाइप है। हाँ राय साहब, संतोष ने चाय सुड़कते हुए कहा। राय साहब ने उत्सुकता से पूछा, क्या हुआ था ऐसा?
संतोष ने चाय टेबल पर रखते हुए मेट्रो पर मिले बुजुर्ग वाली घटना बताई। राय साहब ने गंभीर मुस्कान चेहरे पर लिए बड़ी बारीकी से सारी बात सुनी और बोले, देखिए संतोष जी, पहली बात तो ये है कि हरामी होना उम्र निरपेक्ष है। आदमी किसी भी उम्र में बुरा हो सकता है। कोई छोटा बच्चा वयस्क से ज़्यादा बुरा हो सकता है, तो कोई बूढ़ा उस बच्चे से ज़्यादा बुरा हो सकता है। ये तो एक परिस्थितिजन्य अवस्था है और इस बात पर निर्भर है कि किसे कैसे परिवेश में शिक्षा दीक्षा मिली है, वो कैसे समाज में रहा है। इसलिए यह कह देना कि यहाँ के सारे बुढ़े खराब हैं, मैं नहीं मानूंगा। हमने गांव में भी कई खराब बुढ़े देखे हैं और यहाँ दिल्ली में भी कई अच्छे विनम्र बुजुर्ग भी देखता हूँ। खुद हमारे नीचे वाले अंकल एक बहुत अच्छे इंसान हैं। सो आप बस एक आदमी के व्यवहार के आधार पर पूरे वर्ग या समुदाय के प्रति कोई धारणा नहीं बना सकते। यही गलती दुनिया के कई इतिहासकारों और समाजशास्त्रियों ने की है। वही गलती आप दोहरा रहे हैं, जो किसी सिविल सेवा की तैयारी करने वाले छात्र से तो कतई नहीं होनी चाहिए। यह कह राय साहब ने चाय सुरकी। संतोष तो बस आंख गोल किए एक टक राय साहब को देखे और निर्बाध सुने जा रहा था। उसने सोचा भी नहीं था कि उसकी छोटी सी बात इतिहास की गलती दोहराने वाली साबित हो सकती थी। वह उस गंध मारते कमरे में राय साहब के चंदन से गमकते दार्शनिक विचारों से महक उठा। उसने मन ही मन राय साहब की बौद्धिकता का लोहा मानते हुए सोचा, वाह रे लड़का, ये होता है समझ, यही क्वालिटी है जो मेंस में लिखे हैं। मजाक थोड़े है ऐसी छोटी सी बात के पीछे इतना बड़ा अर्थ पकड़ना। वह मन ही मन इस बात के लिए भी राय साहब का आभार प्रकट कर रहा था कि उन्होंने संतोष को अभी अभी सिविल सेवा प्रतियोगी की जिम्मेदारी और ओहदे का भान कराया था, जो संतोष ने रात भर की यात्रा में हासिल किया था। कल तक संतोष केवल एक छात्र था, पर आज वह सिविल सेवा प्रतियोगी हो गया था। इसकी एक अलग जिम्मेदारी होती है। समाज और अपने युग के प्रति इसके विशेष दायित्व होते हैं। संतोष की चाय रखी रखी ठंडी हो चुकी थी, पर मिजाज में एकदम गर्माहट आ गई थी। आप ठीक कह रहे हैं राय साहब, असल में हम सभी उस तरह से नहीं सोच पा रहे हैं जिस तरह से आप लोग सोच लेते हैं, संतोष ने चेलत्व भाव में कहा। हाँ, हो जाएगा धीरे धीरे, अभी तो आए ही हैं आप। हम लोग भी नया में ऐसा कहाँ सोच पाते थे, पर रहे 100 तरह का किताब पढ़े, कई चीज़ों को देखे छुए समझे, तब जाके सोच विकसित हुआ है, राय साहब ने गुरुत्व भाव में कहा। इसी बीच संतोष की जेब में रखा मोबाइल बजा। पटना से पाजेब बलमजी, आरा से होठलाली, मंगाईदा छपरा से चुनरिया छींट वाली। हाँ हेलो, प्रणाम पापा, संतोष ने कहा। हाँ खुश रहो। अरे पहुँच गए, फ़ोन भी नहीं किए, टेंशन हो रहा था यहाँ। उधर से विनायक बाबू बोले। हाँ पापा, मोबाइल डिस्चार्ज हो गया था, पहुँच गए हैं। फिर संतोष ने राय साहब को एक बार गौर से देखा, मुस्कुराया और एक बार फिर अपने पापा से बोला, एकदम सही जगह पहुँच गए हैं। संतोष तो अभी राय साहब की बौद्धिकता के ताप से पक कर परिपक्व होने की रासायनिक प्रक्रिया में था। राय साहब ने इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए संतोष को टोका। यह आपने रिंगटोन किसका लगाया है संतोष भाई? अरे आप तो जानते ही होंगे, भरत शर्मा व्यास का माटी से जुड़ा बड़ा हिट लोकगीत है ये, संतोष ने गर्व से कहा। पर अगले ही पल सारा गर्व कपूर की तरह उड़ गया। आप कैसा गीत सुनते हैं, कैसे गानों का रिंगटोन रखते हैं, मोबाइल का वॉलपेपर कैसा है? इन चीज़ों से भी लोग आपके व्यक्तित्व का मूल्यांकन करते हैं। सो इन चीज़ों के चयन में आपको सावधानी बरतनी चाहिए। ये जो गाना आपने लगाया है रिंगटोन में, ये बजेगा तो कोई क्या सोचेगा? एकदम से लम्फट छेछड़ा वाला फीलिंग आ रहा है। बताइए, छोड़िए ये भोजपुरी का मोह माया, स्टैंडर्ड बढ़ाइए। आप एक बार हमारे पर मारिए मिस कॉल, राय साहब ने एक सांस में कहा। हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, छाँव है कहीं कहीं है धूप जिंदगी। संतोष के कॉल लगाते ही यही गाना बजा राय साहब के मोबाइल पर। राय साहब ने बेड पर से तकिया लेकर पैर के नीचे डाला और एकदम संत के आसन में बैठ वाचना शुरू किया। देखिए, मेरा रिंगटोन गाना फिल्मी है, शाहरुख पर फिल्माया गया है, लेकिन गीत में एक मैसेज छुपा है। यह गीत कल हो न हो जीवन की नश्वरता को दर्शाने वाला गीत है। यह बुद्ध के क्षणभंगुरता पर आधारित गीत है। यह सिद्ध नाथ परंपराओं का गीत है। यह भारत के षड दर्शन के कोख से निकला हुआ एक सोशलिस्ट गीत है, संश्लिष्ट गीत है। यह भौतिकवादी चिंतकों के चिंतन से उपजा हुआ गीत है, जो हमें आज के लिए जीने को प्रेरित करता है। देशी भाषा में अगर समझें तो ये कल करे सो आज करे वाली कहावत पर आधारित गीत है।
गीत में हर घड़ी बदलते हुए जीवन के परिवर्तनशील स्वरूप पर प्रकाश डाला गया है। ऐसा गीत जहाँ बज जाता है तो लोगों को एक शिक्षा देता है। आप भी अब सिविल एस्पिरेंट हो चुके हैं, ऐसा ही कोई गीत बना लीजिए रिंगटोन। अब आप ही कोनो सेट कर दीजिए, संतोष ने एकदम समर्पण भाव से कहा। अच्छा, हम देखते हैं कोई मीनिंगफुल गाना जो सिविल एस्पिरेंट पे फिट करेगा। आपको कल तक दे देंगे खोज के, राय साहब ने उसे भरोसा देते हुए कहा। संतोष ने तत्काल फ़ोन को वाइब्रेशन मोड में डाल दिया। संतोष का मन राय साहब की बौद्धिकता को सलाम करना चाह रहा था। उसने सोचा कि सुबह सही ही कहा था मैंने कि अब आपकी शरण में आ गया हूँ। वह सोच रहा था, ऐसे आदमी की संगत में रह IAS IPS बनना बहुत दूर नहीं। पता नहीं राय साहब अब तक क्यों नहीं हो पाए। अचानक यह सवाल उसके मन में आया, पर राय साहब के सम्मान में तुरंत निकल भी आया। काफ़ी देर बातचीत का सिलसिला चलता रहा। राय साहब अपनी करामाती बात विचार से संतोष को लगातार चकित किए जा रहे थे। अब संतोष को थोड़ी भूख महसूस हुई। राय साहब की तरफ से भूख पर भी कोई चर्चा परिचर्चा ना छेड़ने पर संतोष ने ही पहल करना उचित समझा। चलिए थोड़ा बाहर चलें, कुछ खा कर खाना आते हैं वापस राय साहब, संतोष ने पेट पर हाथ रखते हुए कहा। भूख लग गया, यहाँ रहिएगा तो हम लोगों की तरह इस पर भी विजय पा लीजिएगा। पढ़ाई और उसकी परिचर्चा में भूख का पता ही नहीं चलता है यहाँ लोगों को। राय साहब ने एक छिछड़ी टाइप हंसी में दांत निकालते हुए कहा। संतोष को लगा, यार यहाँ भूख तो कोई मुद्दा ही नहीं है। राय साहब ने संतोष की मनोदशा भांपते हुए अपनी बात का वजन बढ़ाते हुए कहा। संतोष जी, आदमी जैसे ही पेट का गुलाम होता है उसके मस्तिष्क के दरवाजे बंद हो जाते हैं, विचार आने बंद हो जाते हैं। भूख का अंधा कुछ नहीं देखता। और जान लीजिए, एक सिविल के छात्र के लिए मस्तिष्क का खुला होना और विचारों का आना भोजन से कई गुना ज़्यादा ज़रूरी है। सोचिए, इस दुनिया में कितने लोग होंगे जो दिन में एक रोटी के लिए तरस गए होंगे, भूखे मर रहे होंगे। क्या हमारे जैसे लोग अपने लिए भूख पर बात करके उनके प्रति असंवेदनशीलता नहीं दिखा रहे? क्या ये अपराध नहीं है? क्या हम खुद से नज़र मिला पाएंगे? अगर एक सिविल सर्विस का प्रतियोगी होकर भी हम उनके लिए कुछ ना कर पाए तो क्या हमें इस पर सोचना नहीं चाहिए? बताइए संतोष जी, चुप क्यों हैं? बताइए तो। अरे आपकी आंखों में आंसू क्यों आ गए? खुद को संभालिए संतोष जी। हमारे आपके जैसे लोगों को ही तो IAS बन के दुनिया बदलनी है। हम खाने कमाने के लिए IAS बनने थोड़ी आए हैं। UPSC ने बाकायदा अपने सिलेबस में भूख के मुद्दे को शामिल किया है। हमें वो भूख मिटाना है। राय साहब की इन बातों ने संतोष को जैसे झकझोर दिया था, जैसे 12 बरस का कोई लड़का पेड़ पर चढ़कर जामुन से भरी कोई डाल झकझोर देता है। संतोष की आंखें नम हो चुकी थीं। उसकी आंखों के आगे भूख से बिलखते बच्चे नाचने लगे। उसे लगने लगा, हे भगवान, ये मैंने क्या सोच लिया। एक सिविल अभ्यर्थी होके भी खुद को भूख जैसी सतही और तुच्छ बातों में कैसे उलझा सकता हूँ। उसने मन ही मन सोच लिया था कि पश्चाताप के तौर पर अब वह कम से कम 2 दिन तो खाना नहीं खाएगा। जी बस यूं ही आंखें भर आई राय साहब। मैं कितना नीच हूँ, छी। मैंने अपने खाने के बारे में सोचा और दुनिया की भूख को भूल गया। क्या बनूंगा मैं IAS? संतोष ने आंखें मिचमिचाते हुए पूछा। अब इतना भी खुद को शर्मिंदा न करिए। अरे अभी तो आप आए हैं, आज ही। आपको क्या पता एक IAS के छात्र को किस एंगल से सोचना चाहिए। हम लोग भी शुरू में ऐसे ही सोचते थे, पर धीरे धीरे खुद को बदले। आपका भी हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए। आइए, टिफ़िन तो रखा ही है, 2-2 रोटी खाते हैं उसी में से, कहकर राय साहब टिफ़िन उठाने बेड से उठे। संतोष ने अब की चुप ही रहना उचित समझा। उसे लग रहा था कि अब फिर कुछ गड़बड़ न बोल दे और फिर एक बड़ी ऐतिहासिक भूल दोहराने की ग्लानि न झेलनी पड़े। राय साहब अखबार बिछाकर उस पर टिफ़िन खोल छितरा चुके थे। संतोष ने एक हाथ नाक पर रखकर चुपचाप खाना शुरू किया। राय साहब ने इसी तरह अपना ज्ञान तो बांटा ही साथ संतोष को वैश्विक भूख की भयावह तस्वीर दिखाकर अपने कम से कम 50 रुपये भी बचा लिए थे, जो मेज़बान और सीनियर होने के कारण संतोष को खिलाने में लग सकते थे। आज के लिए इतना ही। अगले अध्याय के साथ फिर मिलती हूँ आप सभी से अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी अपना अच्छा ख्याल रखें और इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलती हूँ जल्दी ही किसी और वीडियो के साथ।